हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी। पूरी दुनिया आज रशिया यूक्रेन के वॉर के बारे में बात कर रही है और इस वॉर को लेकर दो आइडियोलॉजीज है। एक तो वो लोग जो यूक्रेन के सपोर्ट में हैं, जैसे नेटो कंट्रीज, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, और दूसरे वो लोग जो न्यूट्रल स्टैंड पे है, जैसे इंडिया, चाइना और बाकी सारी एशियन कंट्रीज। इस वॉर को लेकर ऐसे 4 क्वेश्चंस है जिनके बारे में सबसे ज्यादा डिस्कशंस हो रहे हैं। पहला, आखिर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक क्यों किया? दूसरा, क्या वाकई ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन का प्रेसिडेंट है हीरो है? तीसरा, इंडिया का न्यूट्रल स्टैंड इस वॉर पर। चौथा, आखिर यूक्रेनियन सिटीजन्स की क्या गलती है? तो चलिए इस वीडियो में हम इन 4 क्वेश्चंस को डिटेल में समझते हैं। तो चलिए समझते हैं कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक क्यों किया। इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें रशिया और यूक्रेन की हिस्ट्री समझनी होगी। रशिया और यूक्रेन फ्रेंडली नेशंस रहे हैं, इतने फ्रेंडली कि किसी यूक्रेनियन सिटीजन को अगर रशिया जाना हो तो उसे वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। 2014 तक यूक्रेन में जितनी भी गवर्नमेंट आई है वो सारी प्रो रशियन गवर्नमेंट रही हैं, लेकिन 2014 के इलेक्शन के बाद यूक्रेन में प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट आई है, यानी अमेरिका का इन्फ्लुएंस यूक्रेन की गवर्नमेंट पे ज़्यादा होने लगा। और जाहिर सी बात है ये चीज़ रशिया को पसंद नहीं आ सकती है, लेकिन किसी डेमोक्रेटिक कंट्री का किसी और कंट्री से इन्फ्लुएंस होना वॉर का रीज़न नहीं हो सकता। लेकिन जब यूक्रेन ने डिसाइड किया कि वो नेटो ज्वाइन करना चाहता है तो ये फाइनल ट्रिगर पॉइंट था रशिया के लिए। लेकिन यूक्रेन के नेटो ज्वाइन करने से रशिया इतना कैसे अफेक्ट हो सकता है कि उसे वॉर डिक्लेयर करना पड़ा? नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो 30 कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसके अंदर अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज और बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं। नेटो इन 30 कंट्रीज को सिक्योरिटी एंड सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अगर कोई भी बाहर की कंट्री इनमें से किसी पे भी अटैक करती है तो सारी कंट्री मिलकर रिस्पॉन्स करती है। अगर यूक्रेन नेटो ज्वाइन करता है तो नेटो अपना मिलिट्री बेस यूक्रेन में एस्टैब्लिश करेगा, और ये चीज़ रशिया के लिए अनएक्सेप्टेबल है, बिकॉज फ्यूचर में कभी अगर अमेरिका या नेटो कंट्रीज और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूक्रेन के मिलिट्री बेस को इजीली यूज करके रशिया पे अटैक किया जा सकता है। तो रशिया के लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का कंसर्न ज़्यादा है। अगर आप इस सिचुएशन को बहुत क्लोजली एनालाइज करना चाहते हैं तो इंडिया को रशिया की पोजीशन पे रख के देखिए। जस्ट इमेजिन 3 कंट्रीज, इंडिया, चाइना एंड नेपाल। इंडिया एंड नेपाल जो कि स्टार्टिंग से फ्रेंडली नेशंस रहे हैं, इतने फ्रेंडली कि नेपाली सिटीजन्स को इंडिया में आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इंडियन सिटीजन्स के लिए आधार कार्ड काफ़ी होता है नेपाल घूमने के लिए। जस्ट इमेजिन कि नेपाल कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है चाइना के साथ और चाइना अपना मिलिट्री बेस नेपाल में स्टैब्लिश करता है, तो इससे सबसे ज़्यादा तकलीफ सिर्फ इंडिया को होगी। इंडिया के लिए तब ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मामला होगा। दूसरा क्वेश्चन, क्या ज़ेलेंस्की वाकई हीरो है? क्या यूक्रेन का प्रेसिडेंट वाकई हीरो है? 25 फरवरी के आसपास ज़ेलेंस्की ने एक इमोशनल वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि ज़ेलेंस्की खुद और उनका परिवार यूक्रेन छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया था कि ज़ेलेंस्की रशिया का पहला टारगेट है और ज़ेलेंस्की की फैमिली रशिया का दूसरा टारगेट है। अगर हम ज़ेलेंस्की की हिस्ट्री देखेंगे तो प्रेसिडेंट बनने से पहले ज़ेलेंस्की एक कॉमेडियन और एक्टर थे। जब ज़ेलेंस्की ने वो वीडियो बनाया था तो ज़ेलेंस्की को पूरी उम्मीद थी कि जब भी अटैक होगा अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन के साथ लड़ेंगे। लेकिन जब अमेरिका का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया कि वो वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यूक्रेन का ओनली सपोर्ट करेंगे, उसके 1-2 दिन बाद अननोन सोर्सेज की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आती है कि ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन छोड़ दिया और वो पोलैंड में है। ज़ेलेंस्की ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था कि 18 to 60 ईयर्स के मैन यूक्रेन छोड़ के नहीं जा सकते हैं। ये सारे हमारे और आपकी तरह नॉर्मल सिविलियंस हैं जिन्होंने लाइफ में कभी गन नहीं उठाई है। इनका काम लड़ना नहीं है। एक सोल्जर जिसे वॉर के लिए इंटेंस ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन अगर आप उसके साथ सिविलियंस को खड़ा कर देंगे तो उनकी जान को सबसे ज़्यादा खतरा है। क्या किसी पॉलिटिशियन की आइडियोलॉजी नेशनल इंटरेस्ट से बड़ी हो सकती है? रशिया ने रातों रात अटैक नहीं किया। पिछले 4 महीनों से रशियन सोल्जर्स -50 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और सारी इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ को कवर कर रही थी। लेकिन ज़ेलेंस्की ने सिचुएशन की गंभीरता को समझा ही नहीं। ज़ेलेंस्की इस सिचुएशन में पूरी तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज पे डिपेंडेंट थे। एक मूवी का हीरो होना और रियल लाइफ के हीरो होने में बहुत डिफरेंस है। मूवी में हीरो बनने के लिए अच्छी एक्टिंग करनी होती है,
लेकिन रियल लाइफ में हीरो बनने के लिए राइट टाइम पर राइट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अब हम रशिया यूक्रेन वॉर पर इंडिया के न्यूट्रल स्टैंड के बारे में बात करते हैं। यूक्रेन की गवर्नमेंट के लिए हो सकता है उनकी आइडियोलॉजीज देश से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, लेकिन हमारी इंडियन गवर्नमेंट के लिए नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन ने बहुत बार इंडिया के अगेंस्ट वोट किया है, चाहे वो इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम हो या कोई और मुद्दा। लेकिन अगर हम रशिया की बात करें तो इंडिया और रशिया के बहुत फ्रेंडली रिलेशंस रहे हैं। रशिया से हम मिलिट्री इक्विपमेंट्स, ऑयल, फर्टिलाइज़र्स जैसी बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। टी, कॉफ़ी जैसी बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट भी करते हैं। 70% ऑफ द मिलिट्री इक्विपमेंट्स हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं, जो हमारे देश की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के न्यूट्रल स्टैंड होने से 20,000 इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स को हम ऑपरेशन गंगा के थ्रू इजीली इवैक्यूएट कर पाए हैं, और इस इवैक्यूएशन में रशिया ने हमारी हेल्प की है। ऑनगोइंग वॉर को 4 घंटे के लिए रोका गया ताकि इंडियन स्टूडेंट्स सेफली इवैक्यूएट किए जा सके। और एक आखिरी सवाल, यूक्रेनियन सिटीजन्स की क्या गलती है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम अपना लीडर चूज़ करते हैं। हम लीडर में देखते हैं कि उसका विजन क्या है देश को लेकर, कितना इंटेलेक्ट है, लीडरशिप क्वालिटी क्या है, कितनी अच्छी डिसीजन मेकिंग पावर है। हम ये नहीं देखते कि वो कितना अच्छा एक्टर है, कितना अच्छा कॉमेडियन है, या इंस्टाग्राम पे उसकी कितनी फ़ैन फॉलोइंग है। एक लीडर, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर पूरे देश के बिहाफ पे डिसीजन लेता है। उन लोगों के बिहाफ पे भी लेता है जिन्होंने उसको वोट किया है, और उन लोगों के बिहाफ पे भी लेता है जिन्होंने उसको वोट नहीं किया है। अगर उनका डिसीजन सही है तो पूरे देश को फ़ायदा होगा, लेकिन अगर उनका डिसीजन गलत है तो पूरे देश को सफ़र करना पड़ेगा। इस वॉर से हमें क्या सीखने को मिला? फर्स्ट, दूसरों के सहारे जंग नहीं जीती जा सकती, चाहे वो देश की हो या खुद की। और सेकंड, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। ज़ेलेंस्की इस वॉर में वेस्टर्न कंट्रीज़ के भरोसे रह गए। रशिया और यूक्रेन तब तक फ्रेंडली नेशंस थे जब तक उनके इंटरेस्ट सेम थे। और एक आखिरी सवाल, क्या दुनिया में ऐसी कोई कंट्री है जिसने इस वॉर में रशिया का सपोर्ट किया है? जवाब है ना। दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसने इस वॉर में रशिया का सपोर्ट किया है। रशिया के बहुत फ्रेंडली नेशंस जैसे इंडिया, चाइना और एशियन कंट्रीज़, इन सभी का स्टैंड न्यूट्रल है। ना ये रशिया के खिलाफ है, ना ये रशिया के समर्थन में है। और इसका एक बहुत छोटा सा रीज़न है, ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट। जब भी कोई युद्ध होता है तो इसमें सिर्फ डेवलपमेंट हैम्पर नहीं होता है, सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ हैम्पर नहीं होती है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट भी आता है। लोगों की जान भी जाती है, और लोगों की जान सबसे ज़्यादा कीमती है। रशिया के इस युद्ध को लड़ने के कोई भी रीज़न रहे हो, लेकिन लोगों की जान से बढ़कर नहीं हो सकते। अगर आप हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह किया था, और उसको भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, चाहे अमेरिका के कोई भी रीज़न रहे हो। और आगे भी किसी वॉर या अटैक जहां लोगों की जान जा रही है उसे सपोर्ट नहीं किया जाएगा, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी पे सबका हक है और ज़िंदगी जीना सबको पसंद है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या विचार है। जय हिंद, जय भारत।